मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुटनिरपेक्षता का विशेष महत्व है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का कारण कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु यह सुविचारित धारणा थी। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों को स्वाधीनता की रक्षा करना, युद्ध की संभावना को रोकना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। आज एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश देश गुटनिरपेक्ष देश होने का दावा करने लगे। 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन, शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या जैसे 25 और 3 थी, वहाँ कार्टगेना शिखर सम्मेलन 1995 108 थी, और अभी जो 19 में हुआ उसमें 120 सदस्य संख्या थी। ऐसे 17वें सम्मेलन में भी 120 सदस्य संख्या थी। भारत ने गुटनिरपेक्ष को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में स्थान दिया। एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति आकर्षित किया। निर्गुट आंदोलन में भारत की भूमिका प्रारंभ से ही केंद्रीय रही। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। विद्वानों का एक बहुत बड़ा वर्ग तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जनक मानता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि के निर्धारण में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डॉक्टर M.S. राजन के अनुसार भारत ने आंदोलन से जुड़े उग्रवादी और नरमपंथी सदस्य राष्ट्रों के मध्य एक समन्वयात्मक भूमिका का निर्वाह करके आंदोलन में सेफ्टी वाल्व का काम किया। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में भारत के जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इससे हम कह सकते हैं कि पहलकदमी और मार्गदर्शन और नेतृत्व की रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका में की विशेषता यह है कि यह स्थितिक नहीं बल्कि निरंतर गतिशील भूमिका है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस अवधारणा का प्रतिपादन करके इसके सिद्धांतों की व्याख्या की, उनके प्रसार किया और यथा समय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को इससे अपनाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में जैसे नेहरू, टीटो, नासिर और सुकर्णो और एनक्रुमा थे। यानी एक विशेष महत्व है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मूल सिद्धांतों का निरूपण तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति भारत की दृढ़ निष्ठा स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुई। उस समय हमारे नेता भारत की स्वतंत्रता को संकीर्ण राष्ट्रीय दायरे में से परे समाजवादी अधिपत्य और औपनिवेशिक दासता के विरुद्ध विश्वव्यापी संघर्ष के एक अंग के रूप में लेकर चल रहे थे। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का समर्थन तथा उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य बन गया। भारत ने नेहरू के समय में कोरिया युद्ध की समाप्ति में निश्चित योगदान किया। उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न स्थानीय टकरावों की समाप्ति के लिए सैनिक गुटों और अड्डों को समाप्ति के लिए प्राय भू क्षेत्रों से विदेशी सेनाओं की वापसी के लिए आवाज़ उठाई। विश्व को यह बताने के लिए कि एशिया ने अपनी शक्ति को जान लिया है, जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में नई दिल्ली में सर्वप्रथम एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। नेहरू जी ने कहा था कि भारत ने यह उत्तरदायित्व नेतृत्व के लिए नहीं बल्कि कभी कभी पहल करने और मिलकर काम करने हेतु दूसरों को सहायता करने के लिए संभाला था। भारत के कहने पर ही जनवरी 1949 में नई दिल्ली में एक 18 सदस्यीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता के प्रति शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को आह्वान किया। पूर्ण एशियाई इस एकता की यह एक ठोस अभिव्यक्ति थी। 2 महाशक्तियों द्वारा अतिवादी गुट बनाने के लिए चलाए जा रहे शीत युद्ध की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एशिया और अफ्रीका के नए सदस्य देशों ने अपनी रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की। वे अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से दूर रहना चाहते थे, इसलिए 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी ऐतिहासिक सम्मेलन में कोरिया और इजराइल को छोड़कर एशिया, अफ्रीका के सभी स्वतंत्र देश में निकट संबंध स्थापित हुए। बांडुंग सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों ने शीत युद्ध के विरुद्ध और शक्ति की स्थिति से बात करने की नीति के विरुद्ध रहने की और साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति और राष्ट्रों के मध्य शांति और समानता के विचार को अपना समर्थन देने की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम पंचशील के सिद्धांतों का गुटनिरपेक्ष अवधारणा के राजनीतिक और विधिक आधार हेतु इस्तेमाल
करने का प्रस्ताव किया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विकासमान देशों की सक्रिय शांतिप्रिय नीति के रूप में गुटनिरपेक्ष नीति के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह किया और जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐसी समझ का अनुसरण किया जिसमें विश्व समस्या का समाधान पर गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के अत्यंत प्रभाव की व्यवस्था है। यानी कि वह बांडुक सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण संगठन करता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रभाव से सम्मेलन के निर्णयों में अत्यंत ज्वलंत समस्याएं शांति के सुदृढ़ीकरण, निशस्त्रीकरण, युद्ध की रोकथाम की समस्या पर सर्वप्रथम ध्यान दिया गया। बांडुक सम्मेलन में व्यक्त किया कि मूल विचारों को सितंबर 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में और अभिव्यक्ति मिली जब स्वतंत्रता, शक्ति, न्याय और समानता की ओर बढ़ने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ था। बेलग्रेड सम्मेलन में बोलते हुए नेहरू ने कहा था कि हम इस गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन कहते हैं। अब गुटनिरपेक्ष शब्द की भिन्न रूप में जा सकते, परंतु मूलतः इसके अर्थ का प्रयोग विश्व की महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए किया गया है। गुटनिरपेक्षता का एक नकारात्मक अर्थ है, परंतु यदि आप इसे सकारात्मक अर्थ दें तो इसका आशय उन राष्ट्रों से है जो युद्ध के प्रयोजन, सैन्य गुटों, सैन्य संधियों और इसी प्रकार के अन्य बातों का विरोध करते हैं। इसलिए हम इससे दूर हैं और हम जिस रूप में भी हैं शांति के पक्ष को अपना समर्थन देना चाहते हैं। नेहरू सरकार की विदेश नीति ने पश्चिमी शक्तियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया। साम्राज्यवाद ने भारत पर अपना दबाव तेज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू को इस बात का श्रेय है कि उन कठिन परिस्थितियों में वह भारत की विदेश नीति की ओर उस लीग पर अडिगतापूर्वक डटे रहे जिसका आधार गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत बनते हैं। बेलग्रेड में पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का संगठन, उसके ऐतिहासिक निर्णय, उसकी बड़ी सफलता का भारत के सक्रिय कार्यकलाप सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के रचनात्मक संगठनात्मक प्रयासों का परिणाम है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद उसके उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री, विशेष रूप से इंदिरा गांधी ने उनके द्वारा बनाई गई विदेश नीति की लाइन का पूर्णतः पालन किया और गुटनिरपेक्ष देशों की सम्मेलनों और सभाओं में सक्रिय भाग लेना जारी रखा। आंदोलन के मूल सिद्धांतों, उसकी साम्राज्यवादी विरोधी और युद्ध विरोधी, उपनिवेश विरोधी और नस्लवाद विरोधी प्रवृत्तियों की रक्षा के लिए उनकी प्रांतों की एकता के लिए संघर्ष में इंदिरा गांधी का महान सेवा है। इंदिरा गांधी ने गुटनिरपेक्ष देशों के साथ सम्मेलन की तैयारी और असफल आयोजन में असाधारण योगदान दिया। माइकल ब्रेचर ने इस संबंध में कहा था कि गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग पहल सन 1953-54 में कर्सन मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया था, किंतु एक भूतपूर्व विदेश सचिव का कहना है गुटनिरपेक्ष सिद्धांत का कांग्रेस द्वारा हरिपुर 1939 में स्वीकार किया था। यानी हरिपुर में 1939 में स्वीकार किया गया था। यानी वस्तुतः 1955 में गवांडुंग सम्मेलन भारत के गुटनिरपेक्ष देशों का मुख्य प्रवक्ता बन गया और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उदीयमान राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाया जाना सामान्य नियम बन गया। गुटनिरपेक्षता की नीति के सफल प्रतिपादन का श्रेय निस्संदेह जवाहरलाल नेहरू को मिलता है। लगभग 15 वर्षों तक गुटनिरपेक्षता की पहचान नेहरू के नाम से होती रही। इसी संबंध में माइकल ब्रेचर ने लिखा, किसी दूसरे राज्यों में एक व्यक्ति विदेश नीति को इतना प्रभावित नहीं करता जितना भारत में नेहरू। उनका प्रभाव इतना व्यापक है कि लोग सर्वत्र इस नीति को नेहरू की व्यक्तिगत नीति समझते हैं और यह उपयुक्त भी है, क्योंकि नेहरू बाहरी विश्व के प्रति देश की नीति के चिंतक भी हैं, शिल्पी भी, निर्माता भी और उनकी आवाज़ भी। किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं कि वह सुनने में कार्य करते हैं, क्योंकि पूर्व चर्चित आकांक्षाओं की परिधि में ही इस नीति का निर्धारण करना होता है। साथ ही भारतीय व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रभाव से वह सर्वथा मुक्त भी नहीं है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं विचार का इतना सर्वव्यापी प्रभाव डाला है कि विदेश नीति को उपयुक्त रूप से व्यक्तिगत एकाधिकार की संज्ञा दी जाए। उन्होंने सन 1947 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रति भारतीय दृष्टिकोणों को तर्कसंगत आधार दिया है। उन्होंने गुटनिरपेक्षता नीति को समस्त विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया है और इस पूरी अवधि में उन्होंने नीति निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया है। इन 4 दशकों से भी कुछ अभी तक जब हम कह सकते हैं कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र भारत ने गुटनिरपेक्षता नीति अपनाकर दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। आज संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे 1993 सदस्यों में से लगभग 2 यानी 120 सदस्य हैं, जो भारत
की दिखाई राह पर चल रहे हैं। शीत युद्धोत्तर युग में जो भी देश आज़ाद हुए वे भी आज गुट निरपेक्ष हैं। यानी महायुद्ध के बाद में भी, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी, उसके आधार पर भारत उसकी कमान करता है। यानी कि एक आंदोलन के रूप में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत सदैव निर्णय की स्वतंत्रता को घोषित है। इसमें दोनों महाशक्तियों में से किसी शक्ति के प्रति पहले से वचनबद्धता को स्थान नहीं दिया गया। सैनिक गुटों से अलग रहना और विदेश सैनिक संगठनों अड्डों का विरोध करना भारतीय नीति की विशेषता रही है। नकारात्मक रूप से गुटनिरपेक्षता में राजनीतिक सैनिक गठबंधनों का निषेध है। सकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता में अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर प्रत्येक विषय के गुणों के आधार पर तदर्थ निर्णय लेने का प्रतिपादन किया जाता है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ अलगाव, उदासीनता और तटस्थता नहीं है। पश्चिमी देशों द्वारा भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की निषेधात्मक व्याख्या के निरंतर प्रयत्नों का खंडन करते हुए नेहरू ने कहा था कि जिस नीति का अनुपालन करने का भारत ने प्रयत्न किया है वह निषेधात्मक या एवं तटस्थ नीति नहीं है। यह एक सकारात्मक एवं सशक्त नीति है जिसकी उत्पत्ति हमारे स्वतंत्र संघर्ष से हुई है। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा शांति खतरे में हो तब हम तटस्थ नहीं रह सकते और ना रहेंगे। ऐसी स्थिति में तटस्थ रहना उन सभी बातों के प्रति विश्वासघात होगा जिनके लिए हमने संघर्ष किया है और जिनका हमने समर्थन किया है। 1950 के दशक में और 1960 के दशक में के आरंभिक वर्षों में विश्व राजनीति में भारत की सक्रिय भूमिका रही। अतः गुटनिरपेक्षता का अर्थ न्यायाधीशों की निष्पक्षता नहीं समझा जाना चाहिए। अपने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध दूसरों को भला करने के नैतिक सिद्धांतों के रूप में गुटनिरपेक्षता की कल्पना नहीं की गई है। भारत का राष्ट्रीय हित अन्य देशों के राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कैसे हो सकता है? इस प्रकार गुटनिरपेक्षता नीति नैतिक स्तर पर अन्य राष्ट्रों से अधिक श्रेष्ठ नहीं हो सकती। इस नीति का उद्देश्य भारत के हितों को हानि नहीं पहुंचाते हुए विश्व शांति स्थापित करना है। संविधान सभा में लक्ष्य संबंधी संकल्प पर हुई चर्चा के दौरान गुटनिरपेक्षता नीति और विश्व शांति के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए नेहरू ने कहा था कि यदि हमारे वश की बात हो तो हम किसी भी राष्ट्र से लड़ना नहीं चाहिए। जो एकमात्र एवं सम्मान लक्ष्य हमारा अन्य देशों का हो सकता है वह ऐसा विश्व ढांचा निर्मित करने का लक्ष्य है जिसे हम भले ही एक विश्व के निर्माण से पुकारें या उसका कोई अन्य नाम रखें। इस ढांचे की नींव संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी जा सकती है। यह संस्था अभी भी कमजोर है, इसमें अनेक त्रुटियां हैं, तथापि यही विश्व ढांचे का प्रारंभिक रूप है। भारत ने इसके कार्य में सहयोग करने का वचन दिया है। यदि हम ऐसे ढांचे की और इसके निर्माण के लिए अन्य देशों के सहयोग करने की संकल्पना करते हैं तो राष्ट्रों के किसी विशेष समूह से हमारे जुड़े रहने का प्रश्न कैसे पैदा हो सकता है? वस्तुतः जितने अधिक समूह अथवा गुट बनेंगे यह मौलिक ढांचे का उतना ही कमजोर होगा। गुटनिरपेक्षता का सार तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों की प्रतिनिधियों और अभिव्यक्तियों के संदर्भ में नीति और कार्रवाई की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। व्यवहार में स्वतंत्रता इस अधिकार का आग्रह करने और उसे पर दृढ़ रहने में लक्षित होती है। जब कभी गुटनिरपेक्ष देशों की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में किसी विशिष्ट विषय या स्थिति के बारे में निर्णय करना हो तो वह ऐसे विशिष्ट विषय या स्थिति के गुण दोषों के आधार पर तदर्थ निर्णय कर सके। इसके अतिरिक्त हम ये कह सकते हैं गुटनिरपेक्षता का शक्ति मूलक राजनीति से पृथक रहना और तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, चाहे वे राष्ट्र गुटबंदी से हो या गुटनिरपेक्ष हों। निषेधात्मक रूप में देखें तो इसका तात्पर्य है कि सर्वोच्च शक्तियों या उनसे संबंध शक्ति गुटों में से किसी के भी प्रति सैनिक अथवा राजनीतिक प्रतिबद्धता स्वीकार करने और अपने देश में विदेशी सैनिक अड्डों की अनुमति देने से निश्चित रूप से और दृढ़तापूर्वक इनकार किया जा सकता है। यानी गुटनिरपेक्ष सिद्धांत और व्यवहार में जो हमारा है वो ये है कि गुटनिरपेक्ष देशों में भारत की विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। नेहरू ने कहा था यदि स्वतंत्रता का हनन होगा, न्याय की हत्या होगी और कहीं आक्रमण होगा तो वहाँ हम ना तो अब तटस्थ रह सकते हैं ना भविष्य में तटस्थ रहेंगे। कृष्ण वंदना ने भी यही कहा कि हम तटस्थ देश नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में कहा था कि हम तटस्थ नहीं है, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं है, हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं है, हम नैतिक मूल्यों के संबंध में तटस्थ नहीं है, हम उन बड़ी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में भी तटस्थ नहीं है जिनका कभी भी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति में यह है कि हम शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष तथा अप्रतिबद्ध हैं। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में ये कहा जा सकता है किसी भी गुट में शामिल होकर कारण भारत विश्व में तनाव की पैदा नहीं करना
उपयुक्त समझता है। भारत अपने विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाए रखना चाहता है। यदि उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे गुट के नेताओं को दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। भारत अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रम को और अपनी योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेश सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है। गुट निरपेक्षता की नीति से सोवियत संघ अमेरिका दोनों से एक ही साथ सहायता मिल सकती है। भारत की भौगोलिक स्थिति गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने को बाध्य करती है। साम्यवादी देशों में से हमारी सीमाएं टकराती थी, अतः हम पश्चिमी देशों के साथ गुटबंदी करना विवेक सम्मत नहीं था। पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती थी, अतः साम्यवादी गुट में सम्मिलित होना भी बुद्धिमान नहीं थी। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में कहा था कि किसी गुट के साथ सैनिक संधियों से बंध जाने के कारण सदा इसके इशारे पर नाचना पड़ता है और साथ ही अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जब हम असंलग्नता का विचार छोड़ते हैं तो हम अपना लंगर छोड़कर बहने लगते हैं। किसी देश से बनना, आत्मसम्मान खोना, यह बहुमूल्य निधि का विनाश है। यानी यहाँ तक आता। इसके हम कालखंडों में विभाजन करते हैं तो 1947 से 50 का कालखंड मानते पहला, जिसमें हम अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, और बाद में 50 से 57 के बीच में जैसे स्टालिन की मृत्यु के बाद में हमें जैसे सहायता मिली, सोवियत संघ से भी मिली थी हमें सहायता, और ब्रिटेन से भी हमें सहायता मिली थी, फ्रांस से भी हमें सहायता मिली थी। और इसके अलावा 1900 सोवियत संकट के समय में हमने सोवियत संघ के भांति ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण का निंदा की थी। और 1957 से 62 के बीच में हमें खाद्यान्न जो संकट था, उस समय पश्चिमी जो साम्राज्यवाद था उसकी दबी जुबान से हमें उसका सहयोग करना पड़ा। अमेरिका की सद्भावना यात्रा भी नेहरू ने की थी। 1962 का चीन आक्रमण भारत की गुटनिरपेक्षता को बहुत ठेस पहुंची, और इस संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने कहा था कि कैनेडी ने इस संदर्भ में कहा था कि अमेरिका भारत की तटस्थ नीति का स्वागत करता है, यह कहा था। और गॉलब्रेथ जो अमेरिकी राजदूत था उसने कहा था सैनिक सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशों के सैनिक गुट में शामिल नहीं करना चाहते हैं, ना हम भारत की असंलग्नता की नीति को बदलने का समर्थक है। भारत पाक युद्ध जो 1965 का हुआ उसमें हमें विजय प्राप्त हुई, परंतु उसमें भी हमें अन्य देशों से सहयोग मिलता रहा। 1975 का आर्यभट्ट, 1979 का भास्कर, 1981 का एप्पल, जहां भारत सोवियत संघ की मित्रता का प्रतीक रहा और उसने खूब सहयोग दिया। अफगानिस्तान पर जब सोवियत संघ का हस्तक्षेप हुआ तो भारत ने उसकी निंदा भी की। असली गुटनिरपेक्षता 19 से 1979 के बीच में हुई, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने विदेश मंत्री वाजपेयी ने कहा था उस संबंध में भारत की न केवल गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए बल्कि वैसा दिखाई भी देना चाहिए। 1980 के बाद के गुटनिरपेक्ष देशों में, विशेष रूप से 1983 में मार्च में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन हुआ। उस समय 101 देशों ने भाग लिया था। और इसके बाद राजीव गांधी का भाषण जो 22 अक्टूबर 1985 को निर्गुट आंदोलन की विश्व शांति की दिशा में एक दिलचस्प उजागर करता है। बेलग्रेड में आयोजित निर्गुट जो 89 में था उसमें भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का यथा रूप को स्वीकार किया गया। इसी प्रकार से पीवी नरसिम्हा राव ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया, और काटगेना का जो सम्मेलन हुआ था उसमें आतंकवादी कार्रवाई को दो टूक से निंदा की थी। यानी कि डरबन में भी इसी प्रकार से 12वें जो शिखर सम्मेलन हुआ उसमें भी नाभ की हथियारों का जो था उसके बारे में बात की हुई थी। और 2003 में कुआलालंपुर में मलेशिया में जो सम्मेलन हुआ उसमें भी आतंकवाद, पर्यावरण इत्यादि से बात हुई। 2006 में मनमोहन सिंह ने आतंकवाद के जो दोहरा मानदंड है उसको बारे में बात की थी। और शर्म अल शेख में आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मनमोहन सिंह ने विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार की वैश्विक चुनौतियों के समाधान की बात की थी। ईरान के तेहरान में जो सम्मेलन हुआ था 2012 में, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किया था, और अभिशमन यानी कि उन्होंने संयुक्त वैश्विक अभिशमन द्वारा चिरस्थायी शांति का विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान दिया। और 17वां सम्मेलन जो हुआ था हामिद अंसारी ने किया था, उपराष्ट्रपति ने, और 2016 में। इस आंदोलन में स्वतंत्र विदेश नीति, उपनिवेशवाद का विरोध, सैनिक गुट का सदस्य न होना और महाशक्ति के साथ सैनिक गठबंधन न होना, किसी महाशक्ति को अपना क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने का इजाजत न देना आदि सभी भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ बताए। इस प्रकार से हम 18 जो था सम्मेलन 2019 में, उसमें भी हमारे भारत सरकार ने विशेष रूप से आतंकवाद, पर्यावरण और स्वतंत्र विदेश नीति का प्रतिपादन किया और गुटनिरपेक्ष रहने की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यानी कि डॉक्टर MS राजन ने भी इस संबंध में बहुत कहा था, और अपने एक पुस्तक लिखी थी MS राजन ने, गुटनिरपेक्ष भारत और भविष्य के बारे में, भारत और भविष्य। और इसके अलावा जो एक
डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने भी अपनी पुस्तक लिखी थी, भारतीय विदेश नीति नए दिशा संकेत का अध्ययन किया था। यानी कि शीत युद्ध के बारे में वैदिक प्रताप ने कहा था कि शीत युद्ध के वातावरण नवोदित भारत के लिए गुटनिरपेक्षता नीति का वर्ण शायद तत्कालिक दृष्टि से उचित रहा हो, किंतु भारत जैसे विशाल देश के लिए गुटनिरपेक्षता नीति का शाश्वत नीति के रूप में देना न तर्कसंगत था, न ही ये दृष्टिकोण यथार्थ की कसौटी पर खरा उतरता। फिर भी हम कह सकते हैं कि दोनों विचारकों ने, जैसे राजन और वैदिक ने का हम करते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति में भारत के लिए गुटनिरपेक्षता नीति ही उपयुक्त है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भारत विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्ष अवधारणा का जनक है। इस अवधारणा के प्रतिपादन का श्रेय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। यह एक स्वतंत्र विदेश नीति की घोषणा करता है जिसका आधार शांति और सहअस्तित्व के सिद्धांत पर है। भारत ने गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को सन 1971 में भारत सोवियत संधि द्वारा नए मोड़ दिया। भारत ने यह प्रतिपादित किया कि सैनिक संधियों के बिना भी, अर्थात महाशक्तियों के शिविर में शामिल हुए बिना भी, कूटनीतिक उपायों के बल पर गुटनिरपेक्ष देश स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण कर सकते हैं और राष्ट्रीय हितों और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। हम ये आज इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।